बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, क्योंकि इस्लामिक पर्सनल लॉ का सब्जेक्ट हम जो बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं, उसके अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वक्फ़ लॉ। इस टॉपिक में हम बेसिकली इस तमाम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे कि जो वक्फ़ लॉ है, फर्स्ट वन, इसमें उसकी रूट्स कहाँ से जनरेट हो रही हैं और उसके बाद एंड इसका कहाँ पर हो रहा है, वो सारी चीज़ें हम इसी लेक्चर में सम अप करेंगे। और उसके लिए सबसे पहली जो चीज़ है, आपको मोहम्मदन लॉ किसी भी राइटर का आप ले लें जिसके अंदर लॉ ऑफ वक्फ से रिलेटेड तमाम चीज़ें होंगी, और साथ ही इसके साथ रेड विद आप करें द वक्फ एक्ट 1913, और भी इसके अलावा डिफरेंट किस्म के लॉज जो वक्फ लॉज से रिलेटेड लॉज हैं इस टाइम गवर्न कर रहे हैं, वो आप अगर लीगल सर्च इंजन यूज़ करें तो उसके ऊपर भी लिखें तो आपको काफ़ी सारे इंडोवमेंट एक्ट से रिलेटेड भी आपको मिल जाएंगे, चैरिटेबल जो पर्पसेस के लिए, वो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। तो इसी तरह सबसे पहले जो हमारा आज का टॉपिक है वो वक्फ लॉ और वक्फ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कि उसका क्या स्टेटस है, एलिजिबल कौन है उस वक्फ, वाकिफ़ की क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं, और इसके अलावा क्या क्या इसके ऊपर सेंक्शंस हैं जिनके साथ ये तमाम चीज़ें देखी जाएंगी, और कॉन्सेप्ट ऑफ मुतवल्ली क्या है, और वो सारी चीज़ें आज हम इसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन शुरू करते हैं कि द वर्ड वक्फ लिटरली मीन्स द डोनेशन डिटेंशन is Islamic law. It means is the state land which enable used and charitable purpose. चैरिटेबल पर्पस, हमेशा एक बार याद रखें, इस डेफिनेशन में एक चीज़ यूज़ हुई है, द वर्ड इज़ अ चैरिटेबल पर्पस। द प्रॉपर्टी विच हैज़ अटेन्ड द करेक्टर ऑफ द चैरिटेबल पर्पस, दैट इज़ अ वक्फ प्रॉपर्टी। और इसके लिए प्री रिक्विजिट्स ये हैं कि क्या क्या वो क्वालिफ़िकेशन है जिनकी बेसिस के ऊपर आप उसे वक्फ प्रॉपर्टी कहेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अभी हम आगे मज़ीद भी डिस्कस करेंगे कि जो प्रॉपर्टी है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक ग्रेव यार्ड है, एक आदमी वो अपनी लाइफ में ही उसे वक्फ कर देता है ग्रेव यार्ड के पर्पज़ के लिए, तो ये वक्फ प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में फॉल करेगा। और इसके बाद दूसरी चीज़ जो आपने हमेशा याद रखनी है कि द पर्पज़, फर्स्ट वन इज़ चैरिटेबल एंड द सेकंड वन पर्पज़ इज़ द सेकंड वन, आप उसमें ये चीज़ देखेंगे कि वो प्रॉपर्टी जो है वो बेसिकली पॉइस और इंडोवमेंट की डेफिनेशन में भी फॉल करती हो, तो वो वक्फ है। इसी तरह आप इसके अंदर जो इसकी पहली के हु कैन मेक अ वक्फ, इसमें आपने सबसे पहले देखना है फर्स्ट वन, द पर्सन हु इज़ अ मुस्लिम हो हु हैज़ अटेन्ड द एज ऑफ मेजॉरिटी एंड साउंड माइंड कैन मेक अ वक्फ। वही क्वालिफ़िकेशन इसके अंदर डिस्कस की जा रही हैं जो हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस की हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में, जो गिफ्ट से रिलेटेड हैं। बाकी वो सारी चीज़ें उसी के अंदर फॉल कर गई। आप उसके बाद आप जब वक्फ है, इसमें एक एक्सेप्शन क्लॉज है कि जो माइनर है थ्रू गार्डियन वो कर सकता है या नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। इट इज़ कैटेगोरिकली मेंशन्ड इन दिस लॉ दैट ट्रांजैक्शन इज़ प्योरली वाइड, इसकी कोई वो नहीं है। अब इसकी कंप्लीशन से रिलेटेड क्या है, इसके अंदर अब डिफरेंट व्यूज़ हैं। मतलब इमाम अबू यूसुफ उनके लिए उन्होंने कहा कि मेयर सफिशेंट है, जो डिक्लेरेशन है इवन उसमें देयर इज़ नो नीड टू डिलीवरी ऑफ पोजेसन। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में तमाम चीज़ें वो डिस्कस की कि जिसके अंदर ऑफर एक्सेप्टेंस एंड डिलीवरी ऑफ पोजेसन से रिलेटेड जो लॉ था हमने वो गिफ्ट में डिस्कस किया। इसी तरह इसमें डिफरेंट व्यूज़ हैं कि इमाम अबू यूसुफ ये कहते हैं कि जो वक्फ प्रॉपर्टी का करेक्टर है वो मेयर डिक्लेरेशन इज़ सफिशेंट, और नाइदर डिलीवरी ऑफ पोजेसन इज़ एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ। और इसी तरह अगर हम नेक्स्ट अगर व्यू देखें, जो व्यू हमें मिलेगा वो व्यू है इमाम मोहम्मद, वक्फ इज़ नॉट कंप्लीट अनलेस, वो कहते हैं कि देर इज़ अ डिक्लेरेशन, फर्स्ट वन देर इज़ अ डिक्लेरेशन एंड द सेकंड वन इज़ द अपॉइंटमेंट ऑफ मुतवल्लीज एंड डिलीवरी ऑफ पोजेसन। अब जब ये तीन चीज़ें होंगी तो उसके बाद ये वक्फ प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाएगी और वो अपने करेक्टर वाइज उसे आप कह सकते हैं कि दैट इज़ अ वक्फ प्रॉपर्टी। तो ये डिफरेंट व्यूज़ हैं, इन दोनों को भी आपने फॉलो आउट करना है, और ये मतलब आप अपने सेक्ट्स के मुताबिक उसे देखेंगे। इसी तरह शित्ती लॉ का भी कंसेप्ट है, ये तीनों चीज़ें मिला के आप देखें और उसको उसके मुताबिक इंटरप्रेट किया जाए। और फिर इसके बाद रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, वो जो वक्फ डीड बनेगी उसके रजिस्ट्रेशन इज़ एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ, क्योंकि जब एक प्रॉपर्टी जो वैल्यूज़ 100 मोर देन 100 होगी तो रजिस्ट्रेशन एक्ट जो हमारा है उसका सब्जेक्ट है, उसके मुताबिक उसकी रजिस्ट्रेशन इज़ मैंडेटरी और नेसेसरी है। तो अगर वो रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो उस डॉक्यूमेंट की वैल्यू ये है कि उसे प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ हैज़ बीन अटैच्ड दैट डॉक्यूमेंट, और उसकी वैल्यू है और थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ उसे इन्फोर्स किया जा सकता है।
تو اسی طرح اسی کے اندر پھر نیکسٹ جو اسٹیپ آتا ہے وہ آپ کا ہے کنسیپٹ آف متولی. متولی کا جو بیسیکلی پرپز ہے وہ صرف دو چیزیں آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی جب آپ اپنا وہ لیکچر اسے گو تھرو کریں گے. تو اس میں جو مین فنکشن آف دی متولی ہے وہ اونلی ٹو رول ایز اے سپرنٹینڈنٹ اور مینیج دی ہول افیئرز آف دی وقف پراپرٹی. تو یہ تمام یہ اسکیم جو ہے اس کا صرف یہی پرپز ہے کہ جو وقف پراپرٹی ہے اس کا پرپز چیریٹیبل پرپز ہوگا, وائس ہوگا فور اور انڈومنٹ ہوگی اور پرماننٹ ڈیڈیکیشن ہوگی. مطلب اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کنڈیشنل یا کنٹینجنٹ بیسس پر ہوگی. یہ ایک پرماننٹ ڈیڈیکیشن ہے جو ہول لائف کے لیے اس کے لیے ہے, نہ کہ وہ آپ اسے ریووک کریں اور ریووک کرنے کے بعد اسے کریں. تو یہ تمام بیسک ریکوائرمنٹ ہے وقف پراپرٹی کی, اور وقف پراپرٹی کی جو نیچر ہے اس کو تمام ڈیفائن کرتے ہیں. اس کے لیے وقف ایکٹ بھی موجود ہے 1913 والا بھی دیکھ لیں, اور اس کے ساتھ جو ریلیونٹ لاز ہیں ان کو بھی فائنڈ آؤٹ کریں. تو فائنڈ آؤٹ کرنے کے بعد یہ چیز آپ کے سامنے آئے گی. تو یہ وقف پراپرٹی سے ریلیٹڈ, جیسے کہ آپ فار ایگزامپل مثال دے دیتے ہیں, ہاسپٹلس ہیں, اس کے علاوہ ٹرسٹ ہیں, اور اس کے علاوہ آپ کے کئی چیریٹیبل پرپز والے انسٹیٹیوشنز ہیں, گریو یارڈز ہیں. وہ تمام چیزیں جو آپ کی جو ہیں وہ شرائنز ہیں ڈفرینٹ, وہ تمام وقف پراپرٹی کی ڈیفینیشن فال کرتی ہیں اس کے لیے. لیکن پری ریکوزٹس ہیں کہ اس کے لیے وہ تمام ڈیڈز وغیرہ ہونا اسینشیل ریکوائرمنٹس ہیں. تھینک یو, اللہ حافظ.